चलिए बेटा, तो ये हमारा जो डिस्कशन है, हमने देखा मेल गैमेट्स की, अगर हम सेक्सुअल फॉर्म्स की बात करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, तो मेल सेक्स क्रोमोसोम और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, यानी मेल्स में XY रहते हैं और फीमेल्स में XX रहते हैं। उसका भी जब हम क्रॉस कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 50-50 चांसेस हैं, 50-50% चांसेस हैं कि वो मेल होगा चाइल्ड या फीमेल होगा। तो दोनों का ही क्या आ जाएगा, 2:2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चांसेस अपीयर होते हैं यहाँ पर, ये किसके थ्रू आए, ये भी पुनीत स्क्वायर से यानी क्रॉस के थ्रू आए, जिससे हमें ये पता चला कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें चांसेस हैं कि वो मेल भी हो सकती है या फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, इसी यही पूरा कॉन्सेप्ट सब जगह अप्लाई होता है, टॉलनेस ड्वार्फनेस वाला। सीड कलर में अगर हम देखें ग्रीन या येलो, या सीड की शेप अगर हम देखें राउंड रिंकल, तो उन सभी के अंदर यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। यानी जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने पढ़े, जो हमें किन्होंने दिए, जॉन ग्रीगर मेंडल ने दिए, तो उनका जो कॉन्सेप्ट का डिक्लेरेशन है वो किसके डिजाइनिंग है पूरी, वो किसके अकॉर्डिंग होगी, इसी कॉन्सेप्ट से होगी। यानी F1 जनरेशन में जो आएगा वो क्या होगा, हो सकता है कि वो अपनी पेरेंटल जनरेशन को शो ना करे, लेकिन F2 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर फिर से अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कल किसके बारे में, मेंडल की अप्रोच के बारे में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मेंडल की अप्रोच के बारे में और समझा देती हूँ कि जो मेंडल की मेथोडोलॉजी थी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, उसमें उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक लगाया और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मैथ और स्टैटिक्स यानी दोनों चीज उन्होंने लगाई, मैथमेटिकल अप्रोच और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उन्होंने दोनों अप्लाई करी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। उन्होंने बहुत बड़े एक पूरे यानी एक लगभग फील्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। सैम्पलिंग जो थी उनकी बहुत बड़ी थी, साइज बहुत बड़ा था, एक बड़े लेवल का डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था। जितना भी उन्होंने कंफर्मेशन दिया इन्फ्लुएंसेस के बारे में, कंफर्मेशन दिया कि कैसे कॉन्सेप्ट आगे चलेगा, या F1 जनरेशन में क्या आएगा, F2 में क्या आएगा, ये पूरा उन्होंने एक बड़े लेवल पे स्टडी करने के बाद दिया। ठीक है, उन्होंने 14 वेराइटीज पढ़ी, क्योंकि उन्होंने 7 पेयर दिए ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, तो एक वेराइटी के ऊपर उन्होंने टॉल और ड्वार्फ की रिसर्च की, एक के ऊपर उन्होंने सीड शेप की रिसर्च की, फिर सीड कलर की करी, पॉड शेप पॉड कलर की करी, स्टेम हाइट की करी। यानी इस 7 कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने 14 वेराइटीज पे स्टडी करी, तब जाके उन्होंने हमें ये कंक्लूजन दिया कि किस तरीके से डेटा आगे फॉरवर्ड होता है, कैसे पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स पढ़े, उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन को क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेट कराया, ताकि F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आ रहा है, पेरेंटल कैरेक्टर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस बात को वो एक्सप्लेन कर सके, ये उन्होंने बताना था। फिर उनकी ऑब्जर्वेशन क्या रही, अगर हम यहाँ बात करते हैं मेंडल की ऑब्जर्वेशन के बारे में, जो उन्होंने पूरा डेटा दिया, मेंडल्स ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या रही और किस बिहाफ पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन कैरेक्टर्स दिए। F1 हाइब्रिड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पेरेंटल फॉर्म दिखाएगा। इससे पहले हमने क्या देखा, जो पेरेंटल जनरेशन थी केवल वही कैरेक्टर F1 में दिखे, F1 में क्या है, केवल डोमिनेटिंग कैरेक्टर अपीयर हुए, रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर ही नहीं होते। फिर सेकंड पॉइंट में उन्होंने देखा कि सेकंड जो पेरेंटल कैरेक्टर थे जो यहाँ पर अपीयर नहीं हुए थे, वो F2 जनरेशन में अपीयर हो गए। ड्वार्फनेस जो है वो अगर F1 में नहीं आई थी तो F2 में अपीयर हो गई। तो दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहे, और F1 हाइब्रिड को उन्होंने इससे क्या बोल दिया, डोमिनेटिंग। ये डोमिनेटिंग हो गया, डोमिनेंट ट्रेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t मिला जीनोटाइप के फॉर्म में, लेकिन फिनोटाइप में सारे ट्रेट F1 जनरेशन में टॉल मिले, इसलिए कैसी हो गई, डोमिनेंट हो गई।
ठीक है, अब हम देखते हैं मेंडल ने क्या क्या इससे कंक्लूजन्स निकाले। कंक्लूजन क्या निकले, तो उन्होंने देखे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहे हैं, फैक्टर्स, क्योंकि सारे कैरेक्टर एक बार में अपीयर नहीं हो रहे हैं, कुछ फैक्टर हैं, कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, उन्हें आप फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जो फैक्टर्स बिना चेंज हुए पेरेंट से प्रोजेनी में लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जब हमारे आते हैं आगे, हमारे इसमें आते हैं मेंडल के ऑब्जर्वेशन में आता है सबसे पहले डोमिनेटिंग की अगर हम बात कर रहे थे तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कौन सा कैरेक्टर कैसे डोमिनेंट होगा इसकी। तो ये लॉ एक्सप्लेन हमें क्या करता है, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पेरेंटल ट्रेट इन द F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड में पेरेंट की दोनों फॉर्म में से केवल एक ही फॉर्म अपने आप को विजिबल कराएगी। फिर क्या आएगा, जो स्टेटमेंट है इसका कि व्हेन टू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल हमने ले लिए, तब वहां पे उनके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स अगर अलग हैं तो ट्रेड्स क्या होंगे, क्रॉस हो जाएंगे। और द फॉर्म ऑफ द ट्रेड दैट अपीयर इन F1 हाइब्रिड इज डोमिनेंट एंड ऑल्टरनेट फॉर्म दैट रिमेन्स हिडन इज कॉल्ड रिसेसिव। जो F1 जनरेशन में अपीयर हो गई वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता है कि टॉलरेंस डोमिनेंट है, रिसेसिव डोमिनेंट है, उन्होंने तो केवल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब उन्होंने देखा कि जो पेरेंट्स से F1 में दिख गई, जो एक कैरेक्टर नहीं दिखा, जो F2 में जाके दिखा, उसको उन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर कहा, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन में तो अपीयर ही नहीं हुआ। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू लॉ ऑफ डोमिनेंस या हम कह सकते हैं सेल्फिंग और क्रॉसिंग समझ लेते हैं, क्योंकि टॉलनेस के थ्रू क्या पता समझ में ना भी आया हो। जैसे हम कलर ब्लाइंडनेस लेते हैं या हीमोफीलिया लेते हैं, इनके बारे में हालांकि हम आगे डिसीज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको क्रॉस और समझा देती हूँ, ताकि क्रॉस अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहे हैं तो वो और क्लियर हो जाए। कोई मदर है वो हीमोफीलिक है, हीमोफीलिक मदर कब होगी, जब उसके एक्स और एक्स दोनों के पास एक्स यानी हीमोफीलिया हमने नोट किया है, दोनों के पास हीमोफीलिया है, तब ऐसी मदर को आप हीमोफीलिक मदर कहेंगे। अगर एक्स एक उसका हेल्दी है, एक एक्स एच यानी हीमोफीलिक है, तब ऐसी मदर को आप कैरियर कहेंगे। ये हीमोफीलिक मदर है, ये कैरियर है, ये कैसा है, हेल्दी मैन। ठीक है, ये हीमोफीलिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मान लीजिए हीमोफीलिक फीमेल हेल्दी नॉर्मल मेल से, नॉर्मल मेल के साथ उसकी क्रॉसिंग हो रही है, तब क्या होगा, एक्स एक्स एच, एक्स एच वाई, एक्स एक्स एच, एक्स एच वाई। इससे हमें ये पता चला कि इस केस में फीमेल हमेशा कैरियर रहेगी और मेल हमेशा हीमोफिलिक रहेगा। ठीक है, ये कैरियर रहेगी फीमेल और ये रहेगा हीमोफिलिक मेल, क्योंकि इसके एक्स क्रोमोसोम पे एच आ गया। अब अगर हीमोफिलिक मदर कैरियर फादर के साथ अगर इसकी क्रॉसिंग कराते हैं तो आप देखेंगे कि इस केस में सारे ही प्रोजेनी हीमोफिलिक रहेंगे, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, सारे कैसे रहेंगे, हीमोफिलिक। ठीक, अब अगर क्या होता है, कैरियर वुमेन हेल्दी नॉर्मल मैन के साथ करती है, अगर उसका क्रॉस कराते हैं तब हमारा क्या रहता है, देखिए 50% चांसेस हैं
कि बॉय, एक चांस हो गया कि एक गर्ल क्या रहेगी, हेल्दी, एक गर्ल कैरियर रह सकती है, एक बॉय हेल्दी रह सकता है, लेकिन एक बॉय हीमोफिलिक रह सकता है, यानी यहाँ 4 पॉसिबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रोसेस को पढ़ेंगे, समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा हीमोफीलिया का कॉन्सेप्ट समझाया है। हीमोफीलिया एक डिसीज होती है जो जेनेटिकली कैरिड होती है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन से आती है, पेरेंट से प्रोजेनी तक जाती है। और उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन को जिससे हीमोफीलिया है, अगर उसको कट भी लग जाता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, लगातार ब्लड लॉस होता रहता है, यानी ये बहुत ही ज्यादा लाइफ टेकिंग डिसीज है। तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझाया था। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि XH हीमोफीलिया यहाँ पे रिसेसिव है, तभी तो वो एपियर नहीं हुआ। और H जो था नॉर्मल था, तो वो कैसा रहा, डोमिनेटिंग रहा। X यहाँ डोमिनेटिंग है और हीमोफिलिक कैरेक्टर रिसेसिव है, केवल तभी एपियर होगा या तो दोनों में हो, फीमेल्स के केस में, और मेल्स के केस में अगर X आपका हीमोफिलिक वाला आ रहा है तब होगा बॉय को। तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन में अगर कोई कैरेक्टर नहीं भी दिखता है तो वो F2 में अपने आप को एपियर करा देता है, जितने भी केसेस होते हैं। फिर आता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी एक वर्ड भी पूछा था किसी बच्ची ने, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी यहाँ पे हम देखेंगे सेपरेशन का क्या इफेक्ट है, उसका क्या लॉ है, सेपरेशन का लॉ क्या है। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन, इट स्टेट्स दैट द मेंबर्स ऑफ एलिलिक पेयर दैट रिमेन टुगेदर इन द पेरेंट separate during gamete formation and only one of the factor enter a gamete। जब गैमेट बन रहे थे तो दोनों एलीली अलग हो गए, ठीक है, और उन दोनों में से केवल एक ही आगे गया, सेपरेट हो गए, एक ही आगे गया, जो आगे गया उसी ने इंफॉर्मेशन कैरी करा दी, चाहे वो हेल्दी थी या डिसीज थी, वही इंफॉर्मेशन आगे चली जाएगी। तो डिपेंड करेगा सेपरेटेड एलीली कौन से थे। तो इस वजह से गैमेट्स जो होते हैं प्योर नेचर के होते हैं, प्योर कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि इनके पास केवल एक ही एलीली है। यानी अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी दो हैं तो ये दोनों आगे तो अलग अलग होके गए ना, तो ये किस नेचर के हो गए, प्योर। ये अपने आप में प्योर टॉल नेचर का है, ये अपने आप में प्योर ड्वार्फ नेचर का है। इनकी इंटरमिक्सिंग कुछ नहीं है, इनकी नेचर हमेशा सेपरेटेड रहेगी, ठीक है। जितने भी होमोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं वो केवल एक ही टाइप के गैमेट बनाते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि कैपिटल टी या स्मॉल टी होमोजाइगस इंडिविजुअल ने केवल एक ही हेटेरोजाइगस टाइप का, यानी एक ही टाइप के 4 गैमेट्स बना दिए, ठीक है। लेकिन जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं वो इक्वल फ्रीक्वेंसी के, जैसे हमने हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ले लिए, अब ये क्या बनाएंगे, अलग अलग टाइप के बनाएंगे। यहाँ पे एक टाइप की प्रोजेनिस का कोई रोल नहीं है, एक होमोजाइगस टॉल बनता है, एक दो हेटेरोजाइगस टॉल बनते हैं और एक होमोजाइगस ड्वार्फ बनता है, ठीक है। ये आपका पूरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन है, ठीक। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट इन द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, फैक्टर ऑफ ईच पेयर कैरेक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। यानी सेपरेशन दो अलग अलग टाइप के अगर आपके आ जाते हैं तो वो अपने आप को क्या कर लेंगे, एपियर कराने के लिए अपने आप को अलग कर लेंगे, तब उसको आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा बड़ा है लॉ, इसको आप ध्यान से समझेंगे कि अब आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस ले लिया। यहाँ मैं आपको एक टर्म समझाती हूँ, एक क्रॉस होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए,
जब केवल एक ही कैरेक्टर का आप क्रॉस करा रहे थे, टॉलनेस, ड्वार्फनेस, कलर, सीड शेप, स्टेम हाइट, स्टेम या हम देख रहे हैं सीड कलर, सीड शेप, कोई सभी एक कैरेक्टर अगर आप देख रहे हो और उसी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है, लेकिन डाई हाइब्रिड में क्या आते हैं, दो कैरेक्टर एक साथ आ गए। ठीक है, दो कैरेक्टर जैसे हमने क्या ले लिए, येलो राउंड, एक सीड है जिसका कलर येलो है और शेप राउंड है, दो कैरेक्टर आ गए ना, शेप भी आ गई और कलर भी आ गए। इसी तरीके से दूसरा हमने ग्रीन ले लिया और रिंकल्ड ले लिया, फिर से दो कैरेक्टर। अब इन दो कैरेक्टर्स का आपस में क्रॉस क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर जो बनेगी वो क्या रेशियो बनेगा, 16 आएंगे। जैसे यहाँ पे 4 आ रहे थे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 टू जा 4। अब यहाँ क्या आ गई, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, यानी 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। आपकी टेबल एक पूरी बड़ी किसकी बनेगी, 4 स्क्वायर वर्टिकल, 4 हॉरिजॉन्टल, 4 वर्टिकल, पूरी 16 स्क्वायर्स की टेबल बनेगी डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने अभी क्लियर कर लिया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हम इस क्लास में नहीं करेंगे, पहले इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।